गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 5 अक्टूबर एंड डे है ट्यूसडे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से, बट उससे पहले आई होप आपने रील्स देख ली होगी। मैंने ये इंस्टाग्राम पे कल डालना शुरू कर दिया। जो मैंने आपको FPL अनाउंसमेंट वाली वीडियो में 2-3 वीडियो पहले जो आई थी उसमें बताया था, तो आप उसे ज़रूर से मेरे चैनल को फॉलो कर लें। उसके इंस्टाग्राम के ऊपर आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और उसके अंदर मैंने एक एक्सेल फाइल का भी लिंक दिया था आपको। मैं अभी आपको या तो दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। उसके अंदर क्या किया था मैंने कि हर IPO का लिस्टिंग गेन कितना था वो कैलकुलेट करके उनका एवरेज निकाला था। तो अगर आपने वो रील नहीं भी देखी है तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वो नीचे आपको मैंने उसका भी लिंक दे दिया। उसके अंदर अपने एवरेज रिटर्न का फॉर्मूला लगाया मैंने। अगर कोई और IPO आता है तो भी फ्यूचर के अंदर उसके अंदर अपडेट हो जाएगा, तो आप जो है उसे भी ज़रूर से चेकआउट कर लें। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। अच्छा, फर्स्ट न्यूज़ से पहले एक बार इस पेपर पे देखो। फर्स्ट पेज के ऊपर जनरली क्या होता है, आपको अब तो समझ में आ गया होगा अगर आपने 2-3 दिन से देखी है वीडियो। तो जनरली क्या होता है, इतने के अंदर आपकी न्यूज़ आ रही होती है और इतने के अंदर आपका एक ऐड चल रहा होता है इसके नीचे। जनरली हाफ पेज पे जो लाइन हो रही है उसके नीचे। बट आज के दिन आप देखेंगे यहाँ पे 3 और आर्टिकल्स हैं। तो पहली बात तो इससे इम्प्लीकेशन ये है कि हमें फर्स्ट पेज को पूरा कवर करने में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। और इसमें दूसरी इम्प्लीकेशन ये है कि बहुत सारी न्यूज़ है आज। तो मतलब काफ़ी अच्छा पेपर है आज, ये कह सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से। मिस्ट्रीज प्लान टू रेज 6600 करोड़ वाया डिवेंचर। इसके अंदर बेसिकली क्या है, मिस्ट्री से नाम समझ में नहीं आता है। ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है। अगर कोई कॉमर्स वगैरह वाला है तो उसे पता होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करके होता है। उसमें अगर आप एक फैमिली हो तो एक फैमिली की तरह ही आप एक बिजनेस की फॉर्म के अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हो। मैं बहुत शॉर्ट में करके बता रहा हूँ, बहुत ईजी करके बता रहा हूँ। इसके अंदर लायबिलिटी जो होती है वो आपकी एक मेन पर्सन के पास होती है अनलिमिटेड। बाकी सबके पास जितना जितना उन्होंने अग्री किया है, जितना जितना इन्होंने अग्रीमेंट पे साइन किया है, सिर्फ उतनी लायबिलिटी उनकी होती है। मान लो अगर उससे ऊपर कुछ हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है बिजनेस के अंदर, तो उनको नहीं देने पड़ेंगे पैसे। सिर्फ एक पर्सन होता है जिसको लीगल टर्म्स में कहते हैं कर्ता। तो कर्ता जो होता है उसको जो है मेन लायबिलिटी देनी होती है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये आपकी फैमिली बिजनेस के अंदर होता है। मिस्ट्रीज और आपकी ये रजिस्टर्ड है शपूरजी पलूंजी के नाम से, मतलब प्रमोटर्स जो है इसके शपूरजी पलूंजी है। इन्होंने क्या किया है बेसिकली कि इन्होंने रेज करने का प्लान किया है 6600 करोड़ वाया डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब एक तरह का लोन होता है। एक आपको, अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं तो आपको एक पेपर मिलेगा, उसके ऊपर कंपनी ने लिखा होगा कि हमने आपसे इतने, मतलब ये इतने अपने डिबेंचर्स माने थे, 5 डिबेंचर्स आपने लिए हैं और हर डिबेंचर 100 रुपये का था। तो आप कंपनी आपको लिख के देगी कि हमने 500 रुपये लिए हैं, इतने रेट पे, मान लेते 10% पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और मान लेते 10 साल बाद आपको जो है 500 रुपये वापस मिल जाएंगे। इस तरह से आपको एक पेपर मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है, जिसके ऊपर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलता है। और वैसे अब तो डिजिटल फॉर्म में मिलता है अब तो। बट हाँ, डिबेंचर्स का मतलब होता है आप एक तरह से लोन दे रहे कंपनी को। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें डिबेंचर्स में 2 चीज़ें होती हैं, या तो सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा। सिक्योर्ड मतलब जैसे अगर आप लोन लेते हैं तो लोन आप कई बार अपने जैसे घर को मॉर्टगेज करके ले सकते हैं कि आपका घर सिक्योरिटी बन जाता है। और कई बार आप जैसे अगर किसी रिलेटिव से लोन लेंगे तो वो बिना किसी सिक्योरिटी के आपको लोन दे देगा। तो इसी तरह से डिबेंचर्स भी 2 तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब कि उसके पीछे कोई असेट है, यानी कि अगर आप पैसे रीपे नहीं करते तो वो असेट सेल करके उसके जो प्रोसीड्स आएंगे या जो मनी आएगी उसके थ्रू पेमेंट हो जाएगी, या जो आपसे लेना चाह रहा है पैसे वो खुद कर लेगा। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड, मतलब आपको ही पैसे देने पड़ेंगे, अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो डिफ़ॉल्ट हो गया फिर। तो यहाँ पर जो डिबेंचर्स हैं वो सिक्योर्ड है। किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है ये हमें समझना ज़रूरी है। जो आपके जो शपूरजी पलूंजी है आपका, इन्होंने जो टाटा सन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिनकी टोटल वैल्यू 10% के आसपास है, 9.18%, 9% के आसपास बोल सकते हैं। तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसके अंदर, इसके अगेंस्ट हो है, मतलब इसके अगेंस्ट वो सिक्योर्ड है। तो अगर आप, मतलब ये लोग आगे जाके डिबेंचर्स पे नहीं करते हैं तो आपको यहाँ से आपको रिकवरी मिल सकती है, यानी कि जो लोग होंगे वो इसको सेल कर देंगे और वापस से आपको रिकवरी उससे हो जाएगी। तो हमने जो है पूरा कवर कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर एक पीछे कॉन्सेप्ट चल रहा है प्लेजिंग का, शेयर्स प्लेज करना। प्लेज करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मान लेते हैं रिलायंस के शेयर्स हैं, अगर आप उसके बेस पे लोन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो रहा है, तो उसको कहते हैं कि आपने शेयर्स को प्लेज कर दिया। मतलब समझ रहे हैं कि शेयर्स के अगेंस्ट आपने लोन ले लिया, बेसिक मतलब है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो उसमें अगर प्रमोटर की प्लेजिंग हो रखी है, या आपको एक अलग से कॉलम मिल जाएगा मनी कंट्रोल के ऊपर, अगर प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज कर रखा है तो बहुत ही बुरी बात होती है।
ये इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी कंपनी में पैसे नहीं लगाना चाह रहा हूँ, मैंने जितने पैसे लगा रखे हैं उसके अगेंस्ट भी मैं लोन ले रहा हूँ ताकि मैं और कहीं पे इन्वेस्टमेंट करूँ और एक अच्छी मैं बैकिंग बना सकूँ। तो इसका मतलब ये निकल के आता है। इसीलिए प्रमोटर अगर प्रमोटर ने शेयर्स प्लेज कर रखे हैं तो काफ़ी बुरी बात होती है। हालांकि ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा नहीं है, टाटा सन्स के शेयर ये किसी दूसरे छोटे इन्वेस्टर ने प्लेज किए हैं, तो प्रमोटर ऑब्वियसली बात है नहीं है वो। तो मैंने आपको एक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट बताया शेयर्स प्लेजिंग का। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपका ये टाटा सन्स वाले बोल रहे हैं कि दे आर ऑब्जेक्टेड टू मिस्ट्रीज प्लेजिंग देयर स्टेक इन कॉन्ग्लोमेरेट। मतलब कि बेसिकली मिस्ट्री जो टाटा सन्स वाले हैं वो मना कर रहे थे पहले भी कि आपको जो है प्लेज नहीं करने वगैरह वगैरह, फिर भी इन्होंने जो है आप कर दिया यहाँ पर। तो हमने जो है ये पूरा देख लिया है। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं आपका टेलीकॉम रिफॉर्म्स 2.0 फोकस ऑन रिड्यूसिंग लिटिगेशन इन सेक्टर। आपको इस पूरे के जो बैकग्राउंड में न्यूज़ चल रही है वो जाननी ज़रूरी है, मतलब जो बात चल रही है। सॉरी, यहाँ पे क्या है कि आपका टेलीकॉम मिनिस्टर है आपके अश्विनी वैष्णव। ये बेसिकली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको नाम पता होना चाहिए। बट इसमें क्या है कि इनका एक विजन है या इनका एक मिशन है एक तरह से कि इनको जो है ऐसा बनाना है इंडियन टेलीकॉम कंपनीज़ को कि वो यूएस जाके यूरोप जाके उनको कंपटीशन दे पाएँ जो वहाँ की कंपनीज़ हैं। ये नहीं चाहते कि और ज़्यादा यूएस यूरोप की कंपनीज़ टेलीकॉम सेक्टर के अंदर यहाँ पर आ रही हो इंडिया के अंदर। मतलब ये मैंने आपको विजन इसलिए बताया क्योंकि इसीलिए ये टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो इस विजन से कर रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर टेलीकॉम रिफॉर्म्स 1.0 हुए थे। रिफॉर्म्स मैंने आपको बताया थे तीनों चीज़। बैड बैंक था उसके अंदर, 2-3 और चीज़ें थी, तो वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन भी किया था जब ये आया था। फोकस ऑन रिड्यूसिंग लिटिगेशन इन सेक्टर, ये आपका 2.0 रिफॉर्म्स के अंदर है, यानी कि सेकंड रिफॉर्म्स भी आपके आ गए हैं। इसके अंदर जो मेन आपका रीज़न मुद्दा रहा है बेसिकली वो रिड्यूसिंग लिटिगेशन रहा है। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो भी केसेस चल रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज के साथ उनको जो है सेटल करने की बात कर रही है कि फटाफट इनको ख़त्म करो ताकि जो है कंपनीज अपने काम के ऊपर, मेन काम के ऊपर फोकस कर सकें और एफिशिएंटली काम कर सकें। यही बोला इन्होंने। एक स्कीम का ऑब्वियसली बात है, मोदी गवर्नमेंट के अंदर हर स्कीम का बढ़िया से नाम करते हैं, तो यहाँ पे विवाद से विश्वास इन्होंने नाम दिया। विवाद मतलब वही कि कोर्ट में जो डिस्कशंस हो रहा था, जो भी आपका हो रहा था, उससे आपके विश्वास की तरफ जाए कि हम जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको हम एक तरह से सेटल कर लें, तो सब विश्वास उससे बढ़ेगा। गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सप्लोरिंग वेज टू स्क्रैप एग्जिस्टिंग एस यू सी मतलब आपके स्पेक्ट्रम के ड्यूज़ होते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट फुल फॉर्म बताता हूँ, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज। तो स्पेक्ट्रम के जो ड्यूज़ हैं उसको जो है स्क्रैप करने की बात यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। और एक और बात है लीगल रैंगलिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड टेलीकॉम मेनली ओवर लाइसेंस कंडीशन। बेसिकली आपके माइंड में आ सकता है क्वेश्चन कि किस तरह के लिटिगेशन अभी के लिए चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आता तो है नहीं। तो अभी के लिए जनरली जो लिटिगेशंस चल रहे हैं वो लाइसेंस कंडीशंस के ऊपर चल रहे हैं। जो स्पेक्ट्रम का लाइसेंस हो गया वगैरह वगैरह, उसके ऊपर जो आपका 5G का लाइसेंस हो गया, इन सब के ऊपर जो है यहाँ पर मेनली केसेस टेलीकॉम कंपनीज के साथ गवर्नमेंट के चल रहे हैं। आगे चलेंगे। आरबीआई रिमूव्स बोर्ड्स ऑफ 2 SREI कंपनीज। SREI कंपनीज का मैंने यहाँ पे इन्होंने अच्छी बात है आर्टिकल दे भी दिया, मैं इसकी बात कर रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली SREI जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका दिवाला उड़ गया है, यानी कि आपका वो बैंकरप्ट हो गए। तो इनका जो टोटल लोन मिला के था 30,000 करोड़ की, ये फाइनेंस कंपनी है तो लोन देना इसका काम है। तो 30,000 करोड़ के आसपास इनको जो है लोन की रिपेमेंट करनी है। अब यहाँ पर क्या है कि इसकी वजह से इन्होंने ये ऑब्वियसली बात है बैड बैंक हो गया, तो आरबीआई के पास इसका पूरा चला गया बिजनेस। क्या होता है कि अगर अब आपको जो है 5 लाख रुपीज़ तक रिकवरी मिलती है अगर आपका बैंक चले जाता है आरबीआई के थ्रू, तो आपको जो है इन लेंडर्स को यहाँ पे मिलेगी रिकवरी। बट उससे बड़ी बात यह है कि आरबीआई इसमें क्या स्टेप्स लेगा एसआरईआई के साथ, क्योंकि अगर मान लो लेंडर्स को रिकवरी दे दी और उसके बाद वापस इसने कर दिया तो ज़रूरी होता है कि कुछ चेंजेस हों। अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो मतलब इस ऐसी बुरी कंडीशन में लोन दे रहे हैं तो वहाँ पे कुछ चेंजेस आप अपनी तरफ से भी डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे भी आरबीआई ने ऐसे ही किया है। आरबीआई ने क्या किया है, 2 एसआरईआई की कंपनीज हैं, बेसिकली पूरा ग्रुप है, तो उसके अंदर 2 कंपनीज हैं। कौन सी कंपनीज? ये वाली एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पहली कंपनी, दूसरी कंपनी एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस। दोनों फाइनेंस के अंदर काम करती है, लोन देना लेना इनका काम है। इंफ्रा फाइनेंस का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को फाइनेंस देना, और इक्विपमेंट कंपनीज का मतलब ये है कि मतलब इक्विपमेंट फाइनेंस का मतलब ये है कि इक्विपमेंट कंपनीज जो ट्रेडिंग कंपनीज होती है मेनली उनको फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करना। बेसिकली अब क्या किया आरबीआई ने, इन दोनों को के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया। जो बीओडी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको हटा दिया। अभी हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पूरा एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है और क्या क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के टाइप्स होते हैं जो पूरे बोर्ड के अंदर बनते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आरबीआई ने क्या किया फिर उसके उनको हटा करके एक एडमिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर,
और उसके अंदर बेसिकली क्या है कि 3 मेंबर एडवाइजरी कमेटी है जो असिस्ट करेगी एडमिनिस्ट्रेटर को। बेसिकली एक तरह से 4 लोगों को अपॉइंट कर दिया है पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह। तो हमने जो है पूरा यहाँ पर देख लिया। अगर आपको इन तीनों में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे अभी के लिए कमेंट कर सकते हैं। आगे चलेंगे। आपका स्विस आर ई में ज्वाइन पेटीएम इंश्योरेंस बिज। बिज का मतलब मैंने आपको पहले बताया था होता है बिजनेस। अब यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली स्विस आर ई एक कंपनी है। ये क्या करेगी, पेटीएम के इंश्योरेंस बिजनेस को ज्वाइन करने की प्लान करिए। मे है यहाँ पर बीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स वालों अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक टाइम्स वालों को कोई आंसर मिला नहीं है। जैसे आप देखेंगे पेटीएम डिक्लाइन टू कमेंट एंड अ स्विस आर ई स्पोक्स पर्सन रिस्पॉन्डेड डू नॉट कमेंट ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स। तो मतलब किसी को भी कमेंट किया नहीं है, बट इन्होंने मे करके जो है पूरी न्यूज़ पब्लिश कर दिया। फिर भी यहाँ पे समझेंगे इसके अंदर हुआ क्या है। ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं होता कि वो आगे आके दोनों मिलके काम करेंगे, मतलब ऐसा इनफॉर्मली होगा। बट होगा क्या यहाँ पर कि स्विस आर ई वाले जो है पेटीएम के अंदर कुछ अपना स्टेक बाय करेंगे। 20-25% की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। यानी कि आपका जूरिच वेज जो कंपनी है वो जूरिक होता है, जूरिच होता है। आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट आप इसको छोड़ देंगे। 20-25% की इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की है, जो कि मनी टर्म्स में निकल के आएगी 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट। तो इतनी इन्वेस्टमेंट स्विस आर ई वाले पेटीएम के इंश्योरेंस का जो मेन काम चल रहा है उसके अंदर करेंगे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, आपको 2 बातें जाननी बस ज़रूरी है इसके अलावा, जो ये पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर। पेटीएम के अंदर आपको ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा ज़्यादातर शायद, कि पेटीएम वाले इंश्योरेंस के अंदर भी काम करते हैं। हुआ क्या था कि पेटीएम जो कंपनी उन्होंने बाय किया था रहेजा क्यूबी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। ये कंपनी को उन्होंने बाय कर लिया था। हालांकि ये अभी हुआ नहीं है पूरा, ये गेट टू बी क्लियर्ड बाय IRDAI। ये बेसिकली ये एक पेंशन को रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली, ये तो वो स्टेप हो गया कि पेटीएम का बिजनेस क्या है इंश्योरेंस के अंदर। अब यहाँ पर दूसरा क्या है कि स्विस आर ई ने इंडिया के अंदर काफ़ी पहले से इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर रखी है। एको इंश्योरेंस है, एक एको करके इंश्योरेंस, आपने ऐड सुना होगा। अभी तो बहुत पॉपुलर हो गए हैं वो, मेरे ख्याल से क्रिकेटर्स वगैरह के ऐड उनके आते रहते हैं ट्विटर टेलीविजन के अंदर, टीवी के अंदर। तो यहाँ पर जो है इन्होंने 1998 के अंदर एको के अंदर इन्वेस्टमेंट भी किया था। तो आप बाकी भी देख सकते हैं, इन्होंने और भी 1-2 इन्वेस्टमेंट के नाम यहाँ पे लिखे जो कि इतने इंपॉर्टेंट आपके नहीं बनते। तो हमने जो है पूरा ये कवर कर लिया। अगर आपको इसमें भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बायजूस रेजेस 2200 करोड़ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड अदर्स। बेसिकली आपको बहुत समझ में आ गया होगा, ऑक्सफोर्ड वेंचर फंड है एक। ऑक्सफोर्ड अपने आप में कोई कंपनी, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कुछ बिजनेस करती है। ये फंड बेस्ड कंपनी, आपकी फाइनेंस कंपनी है। ये क्या, सॉरी, इन्होंने 2200 करोड़ जो है रेज़ किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि बायजूस इससे कुछ ना कुछ अक्वायर करेगा। तो बायजूस कुछ ना कुछ अक्वायर करेगा तो हमें फ्यूचर में वो चीज़ दिख सकती है। तो हमें फ़ंड का ये अगर समझना हो तो कहाँ से आया, तो यहाँ से आपके फंड्स इनके आ रहे हैं। तो हमने जो है पूरा देख लिया है। CBDT चेयर लेड ग्रुप टू मॉनिटर पंडोरा प्रोब। ये बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है या फिर थोड़ी कंफ्यूजिंग न्यूज़ है, कुछ भी आप कह सकते हैं। CBDT का मतलब आपको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। CBDT का मतलब होता है, मैं एक फुल फॉर्म है इसकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेंट्रल, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल भी रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। कोई अगर CA वगैरह वाला बच्चा हो तो उसको तो मेरे ख्याल से पता ही होना चाहिए। बट इसके अंदर क्या है कि मतलब अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम होता है, जब डायरेक्ट टैक्सेस मतलब ये आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वो टैक्सेस जो हो गए, इसके अंदर जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, जो भी अगर आपको कोई भी अगर इनकम टैक्स में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने कोई टैक्स फाइल करना है वगैरह वगैरह, तो वो सब जो है CBDT के थ्रू होता है। ये बेसिकली टैक्स के अंदर आप एक बॉडी मान सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। इसी तरह से आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी बॉडी होती है, वो आपको खुद सर्च करके नीचे कमेंट में बताना है। अब यहाँ पे क्या है, पंडोरा। पंडोरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पेपर निकले हैं। पंडोरा पेपर्स आर द लीक पेपर्स। 12 मिलियन के आसपास जो है डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं। इनके अंदर बहुत ही सारी हिडन वेल्थ, इनकम, ऐसी चीज़ें जो है मतलब एक्सपोज हो रही हैं एक तरह से, कि आपका जो है मतलब हिडन वेल्थ आप समझ ही गए होंगे कि आपके जो वो पैसे जिनके ऊपर टैक्सेस पे नहीं किए गए, जिनका सोर्स अभी डिटरमाइंड नहीं हो पा रहा है, ऐसे पेपर्स जो है निकले हैं आपके। पंडोरा पेपर जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो 12 मिलियन इसकी कॉपीज़ बनी है, मतलब टोटल इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अंदर क्या क्या कवर किया है इन्होंने, 200 कंपनीज और 12 ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो है इसके अंदर हैं, जिनसे रिलेटेड बिजनेस हुआ है। और बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी हैं, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी हैं इसके अंदर।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ टू वेरीफाई द इन्फो विद वेरियस कंट्रीज, मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर हमें बाहर की कुछ कंपनीज हैं तो उससे हमें इन्फो कंपेयर करनी पड़ेगी कि क्या ऐसा सही में हुआ था, इस तरह से। द डाटा में ऑल्सो कवर लीगली एक्वायर्ड असेट्स, बहुत बेसिक सी बात है कि इसके अंदर काफ़ी सारे असेट्स आपके कवर होने वाले हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक आर्टिकल दे दूंगा नीचे, आपको जो है उसके अंदर पंडोरा पेपर्स का क्या मीनिंग होता है वो समझ में आ जाएगा पूरा। तो आपको मैं इसे मैंने बता भी दिया, अगर आपको नहीं भी देखना हो तो आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सीबीडीटी चेयर लेड ग्रुप टू मॉनिटर। यहाँ पे हुआ क्या है, सीबीडीटी ने एक चेयर लेड बनाया, मतलब एक ग्रुप बनाया बेसिकली, मैं आपको वापस एक क्लियर कर बताता हूँ। एक ग्रुप बनाया जिसका जो चेयर है, मतलब जो मेन पर्सन है उसका, वो होने वाला है सीबीडीटी का हेड जो है। तो सीबीडीटी उसको हेड करेगा, और बाकी उसके अंदर काफ़ी सारी और बॉडीज़ हैं, आरबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो मैंने ईडी अंडरलाइन किया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये 3 या 4 आप कह सकते हैं कंपनीज़ हैं या बॉडीज़ हैं जो मिल करके पंडोरा पेपर्स पर, पंडोरा प्रो पर एनालिसिस करेंगी कि क्या करना चाहिए हमें, कैसे इसके ऊपर जाना चाहिए मतलब। तो इस तरह से बेसिकली है आपका। इसके अंदर 2-3 बातें होनी है अगर फ्यूचर के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं तो। पहली बात तो कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगेंगे जो भी चीज़ है उसके ऊपर, और दूसरी बात कि अगर लिटिगेशन वाली कोई चीज़ है, मान लेते कोई किसी ने इलीगल तरीके से कुछ कमाया है, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि उसको जो है जो भी जुडिशियल मेजर्स होते हैं वो उसके ऊपर लिए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, गाइड टू पंडोरा पेपर्स पेज 11 पे भी दी हुई है, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। पेज 11 में हम वैसे भी कवर नहीं कर रहे, और मैं वो रिकमेंड करूँगा भी नहीं। मैं आपको एक नीचे आर्टिकल दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ लें, वो बेटर है मतलब उससे। तो हमने जो पूरा यहाँ पे देख लिया। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि पंडोरा पेपर्स के बारे में बताया हुआ पेज 11 पर, तो मतलब वही आपका मैं आपको नीचे दे दूँगा। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी मतलब इस बस इसीलिए न्यूज़ है कि आपको पूरा पेज कवर हो जाए शायद। मोर एम्प्लॉयज़ बैक टू फीलिंग एट होम इन ऑफिस। इसके अंदर हुआ क्या है कि आपका काफ़ी सारे, मैंने जिस तरह से हाईलाइट किया वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। मोर एम्प्लॉयज़ बैक टू ऑफिस, बस बेसिक इतनी बात है कि ऑफिस के अंदर जो रिटर्न रेट है आपके एम्प्लॉयज़ का वो बढ़ गया है थोड़ा सा। यहाँ पर उन्होंने कुछ कुछ रीजंस बताए हैं जो हम सबको पता ही है। यहाँ पे एक बार, सॉरी ये हो नहीं रहा है, बट आपको दिख रहा होगा, फ्यूअर कोविड केसेस, जैब्स मतलब वैक्सीन, बेटर सेंटिमेंट हेल्पिंग 50% प्लस वर्कफोर्स ऑफ 1350 कंपनीज रिटर्न बाय ईयर एंड। मतलब आपको बहुत बेसिक सी बात है, एओन कोई कंपनी है उसने सर्वे किया आपका, तो हमने जो है पूरा देख लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है थोड़ी सी, सेक्टर्स विद फोकस ऑन रिटर्न। मैं आपको थोड़ा सा, ये हो गया आपका सेक्टर्स विद फोकस ऑन रिटर्न। इसके अंदर हुआ क्या कि आपका फोकस, मतलब जो आपके ऑफिस के अंदर लोग आएंगे वापस से, वो इन सेक्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा रहेगा। आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, इंजीनियरिंग हो गई, आपको दिख रहा है, मतलब ये 6-7 उन्होंने बताए। आगे सेक्टर्स में वेयर मोर विल वर्क फ्रॉम होम, WFH मतलब वर्क फ्रॉम होम। ये इसके अंदर बेसिकली आपका ITES मतलब IT एनेबल्ड सर्विस, मैंने इसकी बात की थी जब एक बार न्यूज़ में था ये। तो ये हमने देख लिया, बाकी सारी काफ़ी सारी और हैं जिनके अंदर WFH ही रहेगा। मिक्स्ड अप्रोच एट, ये कुछ कंपनीज इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिए हैं जिसके अंदर दोनों बातें रहने वाली हैं, आपके वर्क फ्रॉम होम प्लस आपके ऑफिस वाला काम जो रहने वाला है। तो इस तरह से बेसिकली है आपका। और मुझे मेरे ओपिनियन में भी कोविड का इतना डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा आपके कम हो गए, तो ऑफिस वापस से होना चाहिए स्टार्ट। एनीवेज हम इसको जो है हम पूरा कवर कर लिया। अगर आपको पूरे पेज में 6-7 आर्टिकल्स थे आज, तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अभी वीडियो ये पूरी कंप्लीट करें तो एक बार आप ब्रेक ले लें 5 मिनट, मतलब इसको पॉज कर लें एक बारी के लिए। और जो है अगर आप चाहते हो, अगर आप इसके नोट्स बनाते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। हालांकि नोट्स से रिलेटेड बात मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। मैंने भी नोट्स बताए हैं इसके, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं आपके इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट्स के ऊपर। ठीक है, मार्केट्स इसके अंदर पे आपके 2-3 आर्टिकल अच्छे अच्छे हैं आज, इसको हम समझते हैं। सेबी प्रपोजेस चेंजेस टू IPO प्राइस बैंड। बहुत बेसिक सी बात है आपकी। IPO प्राइस बैंड के अंदर होता क्या है कि एक तो आपकी दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो आपकी कि आपका एक IPO का प्राइस बैंड निकलता है अलग से, मतलब मैंने इंग्लिश को हिंदी कर दिया, बट हाँ, जैसे आपका मान लेते हैं 100 रुपीज़ से लेकर आपके 110 रुपीज़ तक निकला, कि आप अपनी चॉइस से किसी भी शेयर पे आप बाय कर सकते हैं। बट होता क्या है कि जब IPO निकल रहा होता है, तब उन जो कंपनी है उसको ये नहीं पता होता कि उनका शेयर प्राइस कितना होने वाला है। मैं रिपीट कर देता हूँ, उनको पता नहीं होता कि उनका शेयर प्राइस कितना होने वाला है। उनको ये पता होता है कि जैसे हमें मान लेते हैं कि 4,000 करोड़ रुपीज़ इशू करने होते हैं। मैंने आपको कई बार पहले बताया भी हुआ ये बात, 4,000 करोड़ रुपीज़ इनको इशू करने हैं। तो ये काफ़ी सारे तरीक़ों से हो सकते हैं। 4 × 1,000 करोड़ रुपीज़ भी हो सकते हैं,
कि आपका 4 रुपये का एक शेयर हो, आप 1000 करोड़ शेयर इशू कर दें, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप 400 इंटू 10 करोड़ शेयर इशू कर दें, इस तरह से भी हो सकता है। तो काफ़ी सारे केसेस बनते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपका 400 मैंने इंटू 10 लिख दिया, बट इसके अंदर हो सकता है कि आपका 390 इंटू समथिंग आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो गई। मैं अगर आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो आपको 4000 करोड़ डिवाइडेड बाय 390, ये आपके अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ 25 शेयर्स के आसपास आ रहे हैं। 10 करोड़ 25 लाख, 10 करोड़ 25 लाख करोड़ शेयर्स आ रहे हैं। तो मतलब ये आपको एक वो हो गया कि इसके अंदर रेंज के अंदर हम कितना भी कर सकते हैं, कि अगर आप 390 पे अपना जो है IPO लेके आते हैं तो अब इतने शेयर्स इशू कर देंगे, और इतने के ऊपर इतना। तो इस तरह से बेसिकली हो सकता है। अब ये कैसे डिसाइड करें कि हम कितने पे करें? तो कोई भी कंपनी, आर्बिट्ररी कंपनी यही चाहेगी कि जितना वो मैक्सिमम कर सकती है अपने शेयर प्राइस को, वो उतना कर पाए जब वो लिस्ट हो रहा हो। तो ये होता क्या है कि अगर आपने जैसे 100 रुपीज़ पे एक बिडिंग लगाएंगे लोग, 101 पे लगाएंगे, 102 पे लगाएंगे, 110 तक सारे सब पे जो है काफ़ी सारे लोग बिडिंग लगाएंगे। तो ये ऊपर से काउंट करना शुरू करेंगे कि 4000 करोड़ रुपीज़ के कब अचीव हो गए हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि ये ऊपर से काउंट करना शुरू करेंगे 110 से। जैसे 110 पे गए, मान लेते 110 पे कितने भी शेयर्स थे, मान लेते 1000 करोड़ के लिए बिडिंग लगी हुई थी, तो ये इन्होंने काउंट कर लिया सारा। इसके ऊपर बाकी 109 पे गए, 109 पे कितने लोगों ने बिडिंग लगाई है उसको यहाँ पे काउंट कर लिया। इस तरह से प्लस करते गए, जिस पॉइंट पर 4000 करोड़ आया उस पॉइंट पे स्टॉप कर दिया। उस पॉइंट पे स्टॉप करा, उससे ऊपर जस्ट जो प्राइस था या वहीं पे जो प्राइस था उस पे जो आपका IPO निकल जाता है। ये पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको समझाई, ये होती है बुक बिल्डिंग की प्रोसेस। बुक बिल्डिंग के अंदर आपका मेनली प्राइस और वॉल्यूम निकाली जाती है कि कितने कितने शेयर्स और कितने का शेयर्स होना चाहिए। ये बेसिकली आपकी दूसरी बात होती है। अब यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइस बैंड जो है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है कि IPO कैसा होने वाला है, और साथ ही आपकी IPO का मतलब टोटल ओवरऑल वो कितना होने वाला है, कि लिस्टिंग प्राइस कितना होने वाला है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि बेसिकली IPO प्राइस बैंड्स जो हैं इनको प्रपोज मतलब इसके अंदर चेंजेस प्रपोज किए हैं सेबी ने। सेबी आप सबको पता ही होगा, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मार्केट रेगुलेटर है इंडिया के अंदर। इन्होंने जो है प्राइस बैंड्स के अंदर क्या चेंजेस बोले हैं, इन्होंने बोला है कि ये जो आपका लिमिट है इसको थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने तो यहाँ पे ठीक लिमिट ली है, बट जनरली होता क्या है IPOs के अंदर, ये खुद अपनी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके जो इनके अंदर जो डिफरेंस देखा गया है विच इज़ एक्सट्रीमली नैरो, समटाइम्स एज स्मॉल एज 1 रुपी और 2 रुपी और 3 रुपी। ये बोलना चाह रहे हैं कि कई कई जो हमने IPOs अभी रिसेंटली देखे उसके अंदर क्या था आपका कि 100 रुपीज़ से आपके 1 और 2 रुपीज़ तक है। तो इतनी कम फ्लेक्सिबिलिटी आपकी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल IPO होना चाहिए। इन्होंने बोला कि कम से कम आपका द अपर प्राइस शुड बी एटलीस्ट 5% मोर देन द फ्लोर प्राइस। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने फ्लोर प्राइस जो बोला है उसका मतलब है लोअर प्राइस। तो जो 100 रुपीज़ है यहाँ पर 100 रुपीज़ से कम 5% ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर 100 से 105 होता तो यहाँ पे ठीक हम बोलते हैं उसको सेबी की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। तो ये बेसिकली यही है सेबी की नई गाइडलाइंस। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जैसे इन्होंने लोअर प्राइस के लिए एक फैंसी टर्म यूज़ करी है ये फ्लोर प्राइस नाम से, तो अपर प्राइस के लिए भी एक फैंसी टर्म होती है आपकी जिसको कहते हैं हम कैप प्राइस। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैप प्राइस, अब उसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अपर प्राइस मतलब कैट प्राइस। और ये तो अपर और लोअर कहीं पे बोलते नहीं है, यही बोलते हैं, कैप और फ्लोर ही बोलते हैं। अगर आपको कोई IPO का ऐड आता है तो मैं उसके अंदर भी आपको दिखा दूंगा, कैप और फ्लोर ही बोलेंगे। तो हमने जो पूरा कवर कर लिया यहाँ पर। अब आगे चलते हैं आपका इसके ऊपर, जोस्टल लाइकली टू ग्रीवेंस ओवर OYO IPO टू सेबी। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सी बात लगेगी आपको। OYO IPO अब सबको पता है आने वाला है आपका, OYO का भी, पेटीएम का भी, बहुत सारे IPOs आपके आने वाले हैं। मैंने कल एक शॉर्ट्स भी बताई थी यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था OYO IPO आपका आने वाला है। आपके सेबी के साथ उन्होंने फाइलिंग अभी कर ली है, मतलब करनी है, उसके अंदर प्रोसेस में चल रहे हैं। जो आपका DRHP फाइल होता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसकी प्रोसेस चल रही है। तो इसके अंदर हुआ क्या कि जोस्टल इट्स सेड, मतलब कि जोस्टल शायद ऐसा करेगा। जोस्टल कौन है? पहले तो ये एक मतलब ये कोई पर्सन नहीं है, ये होटल्स का एक चेन का ग्रुप है जिस तरह से OYO है उसी तरह से। तो जोस्टल आपको शायद पता भी ना हो इसके बारे में, आप गूगल कर सकते हैं, ये मिल जाएगा आपको। जोस्टल के अंदर हुआ क्या है कि आपका 2015 में OYO और जोस्टल की एक अग्रीमेंट हुआ था, एक डील हुई थी, जिसके अंदर क्या हुआ था कि OYO अक्वायर करेगा जोस्टल को। अब इसके अंदर क्या हुआ था, साइन तो हो गया था बट ये ऐसा हुआ नहीं था। अब इसके अंदर ये इसकी वजह से काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो उसकी वजह से मतलब ऑनगोइंग थी अभी न्यूज़। और इसके ऑनगोइंग होते हुए OYO ने IPO की अपनी फाइलिंग कुछ फाइल कर दी थी। तो यहाँ पे जोस्टल अब बोल रहा है कि मैं तो कोर्ट में जाऊँगा, मैं सेबी के पास जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि
ये अपना IPO नहीं लेके आ सकते डिस्पाइट द ऑनगोइंग लीगल डिस्प्यूट जो हमारे बीच में हो रहा है। तो ये बेसिकली एक तरह से अड़ंगा डाल रहे हैं, अगर मैं आपको थोड़ी फ्रैंक हिंदी में बोलूँ कि अड़ंगा डाल रहे हैं आपके जो आपका मेन IPO आने वाला है ओयो का उसके अंदर। तो इस तरह से बेसिकली है पूरी न्यूज़। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके अंदर, थोड़ा सा ये टायरसम लगेगा इतना पढ़ने में, बट इतने कोई इसके अंदर कुछ खास बात है भी नहीं। ये जो एक मेन बात मैंने आपको बता दी कि ये वाली बात है, और दूसरी बात ये वाली बात है, डिस्प्यूट ओवर कॉन्ट्रैक्ट साइंड इन 2015। तो इस तरह से बेसिकली 2 पॉइंट्स आप पढ़ लें तो हो जाएगा। Indices and 4-day losing run, traders expect 18,200 फॉर निफ्टी। तो ये 18,200 मैंने आपको पहले बताया था कि आपके अक्टूबर फर्स्ट वीक के अंदर 18,200 के आसपास चले जाना चाहिए। मैंने एग्जैक्ट फिगर आपको बोली थी, मतलब मैंने नहीं बोली थी, वो न्यूज़ के अंदर ही था। अब यहाँ पर क्या है कि बेसिकली 4 दिन से आपके इंडाइसेस लूज करने लग रहे हैं। जब आपका सेंसेक्स 60,000 के आसपास क्लोज हुआ था, उसके एक दिन बाद से ही 4 डेज काउंट होते हैं, 4 डेज शुरू हो गए थे। अब इसके अंदर क्या था कि आपका कल ये चीज़ लूज हो गई है। ये जो एंड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक वर्ब की फॉर्म में लिखा हुआ है। कभी 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 मुश्किल हो जाता है कि क्या वर्ब है और क्या, जैसे रन है यहाँ पर, रन यहाँ पर वर्ब नहीं है। ये लूजिंग रन मतलब कि लूजिंग जो अभी रैली चल रही थी जिसमें गिरे जा रहे थे इंडेक्सेस, तो उसमें जो है रन आया आपका। अब इसके अंदर क्या है कि आपका मतलब रन मतलब यहाँ पर ट्रेंड की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर इंडाइसिस ने एंड कर दिया इस चीज़ को, और कल सेंसेक्स इतने पॉइंट्स बढ़ा है आपका, जो कि नियरली 1% है आपके सेंसेक्स का, क्योंकि आप देखेंगे 50,000 के आसपास, इतने के आसपास चल रहा है आपका, तो इट इज़ 1%। और निफ्टी इतने के आसपास क्लोज हुआ है आपका, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1% ही बढ़ा है आपका। बेंचमार्क इंडाइसिस रोज ऑलमोस्ट 1%, दोनों की बात कर रहे हैं, इंडाइसिस बोला है यहाँ पर, तो दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों ऑलमोस्ट 1% से बढ़े। इससे हुआ क्या बेसिकली कि जो लूजिंग रैली थी वो आपकी खत्म हो गई है। 1% का इंक्रीज़ कोई बहुत बड़ा इंक्रीज़ नहीं होता है, बट लूजिंग का खत्म होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने जो है इसको पूरा कवर कर लिया। अगर आपको पूरे पेपर में जो भी हमने आर्टिकल्स कवर किए उसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आज उसके अंदर ज़्यादा न्यूज़ थी, इसके अंदर थोड़ी कम न्यूज़ थी, तो बैलेंस आउट हो गया। वीडियो की लेंथ जनरली उतनी ही बनी है। अब यहाँ पे मैं आपको जो है नोट्स जिसकी मैं बात कर रहा था वो दिखाने वाला हूँ। मैं एक बार जो है इसको पॉज कर देता हूँ, ये रहे नोट्स। तो यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा पूरी ढंग से। 5 अक्टूबर मतलब ये तो नाम हो गया। कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे साइड में बना दिया है। आपका एक जो ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, मैं अभी अंडरलाइन यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, जो थोड़ी आपको फेडेड लाइन दिख रही होगी, ये इस साइड कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे कि मैंने आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया। जैसे हमने फर्स्ट ही, आपको न्यूज़ याद होगी, हमने कवर की थी मिस्ट्री जो ग्रुप था आपका, शब्बूजी पलूंजी ग्रुप आपका पूरा, इन्होंने रेज करने का प्लान किया डिवेंचर्स अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इन टाटा सन्स, और उन्होंने मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था शेयर प्लेजिंग का। तो मैंने ये इस तरह से बेसिकली फर्स्ट न्यूज़ थी। इस तरह से मैंने 6-7 न्यूज़ जो है कवर कर ली है। मैंने जैसे वो न्यूज़ नहीं लिखी जो आपका एम्प्लॉयज़ वाली न्यूज़ थी, जो फर्स्ट पेज के ऊपर लास्ट आर्टिकल था। इस तरह से मैंने जो थोड़ा कवर नहीं किया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं भी आपको दे नहीं रहा हूँ ये वीडियो, मतलब ये जो पेपर है पूरा मैं आपको दे भी सकता हूँ, सेंड कर सकता हूँ, बट अभी ये थोड़ा सा अच्छा इससे नहीं बना है, मतलब मैं आपको बताऊँ फ्रैंकली। तो क्योंकि मैं खुद ज़्यादा अच्छे से नोट्स इसके बनाता नहीं न्यूज़ पेपर के कभी। तो मैं आपको जो है 1-2 प्रोटोकॉल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1-2 दिन मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं जो आपको जो सेंड करने लग जाऊँगा। अभी आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको रेफर कर सकते हैं। तो हमने जो है पूरा कवर कर लिया। दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप नीचे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आप उसको अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो मेरे साथ ज़रूर 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 शेयर करें उनको। आपको नीचे आप वापस से जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करके आप सेंड कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, या फिर मुझे पर्सनली भी कर सकते हैं। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने अगर आपको रील्स डेली देखनी है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।